तो बेसिकली ये हमारा केमिकल बॉन्ड का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। अपने पिछले लेक्चर में जब हमने बात की थी तो हमने बात किया था कि जो हमारा एनर्जी MO प्लस है, इसकी एनर्जी 1s प्लस J प्लस K अपॉन 1+S हमने डिफ़ाइन की थी। आपको ध्यान होगा कि जो हमारा ऐसे इंटीग्रल, ये हमारा ओवरलैप इंटीग्रल था, इसको हमने डिफ़ाइन किया था 1SA इंटू 1SB का वॉल्यूम इंटीग्रल, और इसका ग्राफ और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। अब हम बात करते हैं J की। तो बेसिकली जो हमारा J है उसकी कुछ फॉर्म इस तरीके की होगी। हमने देखा था कि जो J की फॉर्म थी वो ये थी, कुछ 1+R माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल हो 1SA इंटू 1SA, अब मान सकते हैं इसका कॉन्जुगेट है, अपॉन RB। यहाँ पे आप A और B को इंटरचेंज भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिमेट्रिक कंडीशन है। इसको हम बोलते हैं क्यूलोम इंटीग्रल। बेसिकली अगर ध्यान से देखेंगे तो 1/r टर्म को, आपको ध्यान होगा कि जो 1/4 एप्सिलॉन और जो चार्ज है उसको हमने 0 मान, वो हमने 1 मान लिया था एटॉमिक यूनिट्स में। तो बेसिकली ये आपका डिस्क्राइब करता है, जो आपका 1/r टर्म है, डिस्क्राइब क्यूलोम इंटरेक्शंस। अगर आप क्लासिकली सोच के देखेंगे तो जैसे आपके पास जो न्यूक्लियस थे उनके बीच का डिस्टेंस क्या था r, तो उनके बीच में जो रिपल्शन है ये 1/r वाला टर्म डिस्क्राइब कर रहा है। और जो ये वाला टर्म है ना, ये क्या डिफ़ाइन कर रहा है कि जो आपको ये न्यूक्लियस A था, जो ये न्यूक्लियस B है, तो ये क्या कर रहा है 1SA। इसका क्या मतलब है, जो आपके 1SA के आसपास आपका इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो प्रोबेबिलिटी है, और ये RB क्या है, यहाँ से यहाँ पे RB, तो उनके बीच में कितना अट्रैक्शन है, ये टर्म ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो बेसिकली आपको जो कूलम इंटीग्रल है ये आपका कूलम इंटरेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि आपका कैसे सिस्टम में रिपल्सन और अट्रैक्शन है। सिमिलरली जो आपका 1SB के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे आपको ध्यान होगा कि पिछले लेक्चर में हमारे पास एक 1SB स्क्वायर अपॉन 1RB भी था, बट क्योंकि ये जो टर्म्स है ये सेम है तो मैंने यहाँ पे 1SA का कंसिडर किया है। यहाँ पे आप इसकी जगह A की जगह B और B की जगह A भी लिख सकते हैं, इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो बेसिकली आपका J इसी करता है, ये ऐसे ये सब दिखाता है। जो आपका जो J है ये कैपिटल R आपके इस पर ऐसे डिपेंड करता है, जैसे e⁻⁻²r। अगेन आपको इन फॉर्म को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई हाईली कैलकुलेशंस का नीड नॉट टू मेमोराइज, आपको इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल एक आइडिया होना ज़रूरी है कि आपके फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं R पे डिपेंड करके। तो अब आपका J ये था, और हम बात करते हैं अपने इंटीग्रल K की। अब जो K इंटीग्रल है ये डिफाइंड कुछ इस तरीके से है, माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल हो 1SA 1SB अपॉन RB प्लस में S अपॉन R। अब ये जो हमारा एक्सचेंज इंटीग्रल है इसकी कुछ अगर आप सोल्व करके देखेंगे तो आपको इसकी फॉर्म कुछ S/R माइनस e⁻⁻r अपॉन 1+R फॉर्म की आती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो S है, वी डोंट हैव एनी क्लासिकल एनालॉग फॉर दिस। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, आपका 1SA 1SB मल्टीप्लाई हो गया RB से डिवाइड हो रहा है। क्लासिकली क्या डिस्क्राइब करता है हम नहीं जानते, ये एक प्योर क्वांटम मैकेनिकल टर्म है जो कि इक्वेशन को सोल्व करके हमें मिला था, और जो हमने ट्रायल फंक्शन से ज्यूम करे थे 1SA प्लस 1SB 1SA माइनस 1SB, उनके बेसिस पे ही आया है। अभी क्या क्लासिकली रिप्रेजेंट करता है हम नहीं जानते, ज़रूरी भी नहीं कि हर एक क्वांटम मैकेनिकल टर्म के क्लासिकल एनालॉग होगा, और ज़रूरी भी नहीं कि हर एक क्लासिकल टर्म का क्लासिकल एनालॉग होगा। तो
बेसिकली जो एक्सचेंज इंटीग्रल है इसको हम क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस एक टर्म अराइज होता है इक्वेशन को सोल्व करने पर। तो बेसिकली ये आपके तीनों टर्म्स का ये रीज़न था। सिमिलरली जो आप इलेक्ट्रॉन 1s माइनस ओ एटम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस के लिए सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगी एनर्जी 1s प्लस जे माइनस के अपॉन 1 माइनस एस। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमें एनर्जी मिली है, अब एनर्जी 1s, अब मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज ए क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना। प्योरली क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना से क्लासिकल लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कैसे? मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रॉन हमें मिला था कि MO प्लस के लिए जो एनर्जी होती है वो एनर्जी ऑफ 1s प्लस जे प्लस के अपॉन 1 माइनस एस, 1 प्लस एस है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा अगर होगा E1MO और जो E1s है, इनके बीच में एक एनर्जी डिफरेंस है, होना चाहिए। तो उस एनर्जी डिफरेंस को हम E डिफ़ाइन करते हैं, सॉरी इसमें बेसिकली ऐसे कुछ होगा, MO प्लस है और नीचे 1s है, इनके बीच में जो डिफरेंस है ये एनर्जी डिफरेंस E होगी, जो कि होगा J प्लस के अपॉन 1 प्लस एस का, ऐसे डिफ़ाइन होगा एनर्जी डिफरेंस। अब कुछ सोच के देखिए, आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये पास में आके आपका एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो साई MO प्लस और साई MO माइनस। क्यों? जैसे मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों साथ आते हैं और दोनों ही इसमें रिसाइड करते हैं साई MO प्लस में, इसको बात करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि बेसिकली जो मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो नंबर ऑफ़ नोड्स होती है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी की। ये एक फैक्ट है जिसको बेसिकली आप मैथ्स का यूज़ करके प्रूव कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, बट मैं चाहता हूँ कि अभी आप इस चीज़ को बस एक बार ध्यान से याद कर लीजिए। सही, आप कंसीडर करते हैं साई MO प्लस की और साई MO माइनस की, तो हम जानते हैं कि जो साई MO प्लस है इसके केस पर अगर ग्राफ को ध्यान है आपको, तो कुछ ग्राफ ऐसा जाता है और इसके केस में कुछ ग्राफ इसका ऐसा जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी एक नोड आ गई, तो उस नोड की वजह से इसमें आपकी 0 नोड्स हैं, इसमें आपकी 1 नोड है। तो इस रीज़न से जो एनर्जी है MO प्लस की है वो कम हो गई एनर्जी MO माइनस की कंपैरिजन में। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे एनर्जी MO है ये कम होगी एनर्जी MO माइनस की। अब अगर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है 1s से 1 माइनस में, बॉन्ड फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में से हमारा एक एटम है जो 1s में लाई कर रहा है, 1s A में, और 1s B में भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है। ऐसे हम मान के नहीं इनका जो स्पिन आया वो अप और डाउन है, ताकि जो ये ऑर्बिटल में आएंगे तो उसमें पॉली एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए ताकि बॉन्ड फॉर्म हो। तो जब ये दोनों एक उसमें आएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल में एनर्जी ऑफ 1 MO प्लस के, हम यहाँ मान रहे हैं कि MO प्लस में आ रहा है, MO माइनस में नहीं, क्योंकि जो MO प्लस इसकी एनर्जी MO माइनस से कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले MO प्लस में फिल होंगे और वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिर MO माइनस में जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी MO प्लस है ये लेस होनी चाहिए एनर्जी 1s से, क्योंकि
आपको पता है कि जो आपके सिस्टम जब स्टेबल होने का ट्राई करते हैं तो बेसिकली उनकी एनर्जी कम होती है। जैसे जैसे उनकी एनर्जी कम होती जाएगी उनमें एक स्टेबिलिटी आती है। तो अ- अगर मैं सही बताऊं तो आपका जो जे प्लस के प्लस वन प्लस एस है, इस चीज़ को नेगेटिव होना चाहिए टू फॉर्म बॉन्ड। और हमने एक्सपेरिमेंटली भी देखा है कि जैसे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, और मैं इसमें पहले आपसे एक बात बोलूँगा, हाइड्रोजन 2+ के लिए ना एस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। आपका जो एस है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। और जब आप सोल्व करेंगे ना इक्वेशंस को तो आपको पता लगेगा कि जो आपका जे है वो भी ऑलवेज आता है पॉजिटिव। इस केस के लिए हाइड्रोजन 2+ के लिए लिथियम बेरिलियम और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके लिए बात अभी नहीं कर रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन 2+ के लिए जे और एस हमेशा पॉजिटिव आते हैं। सिर्फ आपका जो के है बिकम नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जो आपका के है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपका एक डायग्राम कंसीडर करता हूँ एनर्जी का, और यहाँ पे उसका क्या कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का, दोनों का, और यहाँ पे एक लाइन कंसीडर करता हूँ। ये लाइन क्या कंसीडर बता रही है, एनर्जी की ज़ीरो है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं कंसीडर करूँ पहले एक लाइन को जो है J+1/s, जैसे हमारा जो एनर्जी डिफरेंस आया था वो क्या है J/1+s प्लस में K/1+s। अब हमें पता है J और S दोनों पॉजिटिव टर्म है तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी, और ये टर्म नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो अगर मैं K+1s ड्रॉ करूँगा, अगर आप फिगर ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा। ये है मेरा K/1+s। और अगर मैं J+1s ड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसा आएगा। ये है मेरा J/1+s। में से पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगी। जब इनकी मैं सम को कंसीडर करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा। ये है J+K/1+s। और ये MO में प्लस के लिए कंसीडर कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे एनर्जी नेगेटिव हो रही है, मिनिमम एनर्जी है। जिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे ये होगी ना, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। जब दोनों जो वो है हमारे न्यूक्लियस है वो जब इस डिस्टेंस पे होंगे तो इनकी एनर्जी नेगेटिव होगी, तो इस एनर्जी पे आके ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारी डेल्टा ई नेगेटिव इसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे होती है। तो आप देख रहे हैं कि के इज़ क्रूशियल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। और जो के है हमारा एक्सचेंज इंटीग्रल है, वो सेम टर्म जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल, प्योर क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना है, इसको आप क्लासिकल लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और अगर जो के बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्रूशियल है तो इसलिए हम बोल सकते हैं हैंस जो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन है इज़ अ प्योरली क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना। इसे आप क्लासिकल लॉ से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। आई मीन खुद सोच के देखिए एक बार, आपका एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का, और आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है। अगर आप क्लासिकल लॉ से सोच के देखिए, पर किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, क्या ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, ये किस तरीके से। और अगर आप सोच के भी देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो एनर्जी होगी वो मिनिमम कहाँ पे होगी, बीच में होगी, ये यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी। तो ये यहाँ पे रिवॉल्व करे, क्लासिकली ऐसा कोई सेंस बनती ही नहीं है एक हिसाब से। और आप किसी क्लासिकल लॉ से इसको मतलब इतना अच्छे से डिस्क्राइब कर भी नहीं सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना अगर आप देखें तो आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है प्योरली क्वांटम मैकेनिकल बेसिस पे आप एक्सप्लेन इसे कर सकते हैं, और क्लासिकल लॉ से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये था आपका साई MO+ के बारे में। अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ साई MO- की। तो जो सेम अगर मैं वो यूज़ करूँगा अपने जो हमने यूज़ किया था,
तो हमारे पास आएगा J माइनस के अपॉन 1 माइनस एस। इसका अगर आप एनर्जी का डायग्राम बनाएंगे इंटर वो वाला, तो आपको पता लगेगा कि क्योंकि वह के हमेशा नेगेटिव है, पर यहाँ पे के आगे माइनस साइन लग गया, तो इसको जब वो पूरा ड्रॉ करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का कर्व मिलेगा। ये आपका J माइनस के अपॉन 1 माइनस एस है। आप देख सकते हैं इसकी एनर्जी हमेशा जो आपकी इसकी डेल्टा ई है और सब पॉजिटिव है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके ये वाला 1s और 1s ए का ऑर्बिटल था एनर्जी का, और ये 1s बी का था। आपका जो साई एम ओ माइनस है प्लस है वो उसकी एनर्जी कम है, और जो साई एम ओ माइनस है इसकी एनर्जी ज़्यादा है। फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बेसिकली ना इस वाले में जा रहे हैं और ये खाली रहेगा। नहीं, वैसे बेसिकली अगर हम इसमें हमारे इस वाले केस में, अगर ये वाला केस है जो मैं लिखा है अभी, ये हाइड्रोजन एंड एटम के लिए, बट क्योंकि हमने हाइड्रोजन एटम 2 कंसिडर किया हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी में दोनों में से किसी भी एक में हो सकता है। तो मान के चल रहे हैं ये 1s में है, तो ये डायरेक्टली 1s MO प्लस में जाएगा, MO माइनस में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हमने साई MO प्लस और साई MO माइनस के लिए चीज़ों को डिस्क्राइब किया। अब जब आप इसको मतलब सिस्टम को सोल्व करेंगे ना, तो हाँ आपको बस एक प्रॉब्लम मिलेगी कि जैसे कि कंपैरिजन बिटवीन डेटा। जैसे हमारे पास अभी थियोरेटिकल मॉडल रेडी है H2 प्लस के लिए, ठीक है। अब इसकी हम क्या कर सकते हैं, अब हम दो तरीके के इसके डेटा निकाल सकते हैं। पहला हम ले सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हमें पता है कि H2 प्लस है ना, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को लेते हैं। जो हमारे पास थियोरेटिकल प्रेडिक्शंस हुई है और एक्सपेरिमेंटल को वो कंपेयर करके देखते हैं, और यहाँ पे इनका देखते हैं हम बॉन्ड लेंथ को भी कंपेयर करते हैं एक बार। आपको पता है कि जिससे वजह से बॉन्ड लेंथ कम होगी आपकी एनर्जी उतनी बढ़ेगी। तो थियोरेटिकली जो हमारी बॉन्ड लेंथ थी वो आई थी 1.32 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे हमारे पास आया था 0.0648 EH। EH आपको याद होगा, ये जो हमने EH डिफ़ाइन किया था वो बेसिकली 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे डिफ़ाइन किया था एटॉमिक यूनिट्स में। अब जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ आती है वो 1.06 एंगस्ट्रॉम आती है, और जो 0.102 हमारी एनर्जी EH आती है। अब देख सकते हैं कि जो थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इसमें बहुत बड़ा एक गैप है। इसकी ऑलमोस्ट डबल एनर्जी है जो एक्सपेरिमेंटल है। तो हमारे अपने मॉडल में कोई ना कहीं गलती करी है, और आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है वो भी कंपैरेटिवली कम है। ऑब्वियस है कि अगर आपकी बॉन्ड लेंथ कम होगी तो आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन। अब ऐसा क्यों हुआ, इसमें हमारा एजम्पशन था कि जो Z है उसको हमने 1 मान के जब सोल्व करते हैं इज़ रॉन्ग। बेसिकली आपका जो H2 प्लस का सिस्टम था, इसको हाइड्रोजन लाइक एटम कहना भी एक हद तक गलत है, क्योंकि आपके जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं वो बेसिकली उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, और इसमें आपके 2 न्यूक्लियस थे। तो इस केस में आप जो आपका Z होगा वो कहीं ना कहीं 1 के बीच में और 2 के बीच में लाई करना चाहिए। इसकी जो वैल्यू होगी, ये कोई इंटीजर ना होगी, कोई फ्रैक्शनल पार्ट या ऐसे कोई भी वैल्यू होगी जो होगी। तो बेसिकली आपको जो Z है इक्वल टू 1 है वो रॉन्ग है। तो आपको जो ये सिस्टम होगा न्यूक्लियस वाला होगा, ऐसे अगर आप कंसीडर करते हैं आपका ये, यहाँ भी आपका जो 1s A और 1s B है इसके आसपास जो ये है, जिसका Z आपको 1 2 के बीच में कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। एक्सपेरिमेंटली आप Z की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, टेक Z एज अ पैरामीटर। अब Z को एज अ पैरामीटर मान के इक्वेशंस को बना के
वेरिएशन प्रिंसिपल को यूज़ करके एक पर्टिकुलर जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो 1 और 2 के बीच में आएगी और जो सारे के सारे डेटा वो मतलब फिट करेगी। और ऐसा करने के बाद आप एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकल प्रेडिक्शंस को सेम मैच करवा सकते हैं। तो ये था H2+ के बारे में, MO+ और MO- के बारे में जितना हमने बात करनी थी। अब हम बात करने वाले हैं हमारे टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। टाइप ऑफ बॉन्ड्स, तो जब बेसिकली हम जो पहले तरीके के बॉन्ड्स बात करेंगे वो है हमारे सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं बेसिकली अगर हम बात करें तो इसे हम डिफाइन करते हैं बॉन्ड्स हैविंग सिलेंड्रिकल सिमेट्री अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास आ गए, मैं इसमें एग्जांपल्स कंसिडर करता हूँ। जैसे मान लीजिए आप पे तो 1s के जो एटम्स मिले, अब आपको पता है कि इसमें जब ये मिलते हैं तो आपके पास एक साई MO आएगा और एक साई MO- आएगा। तो मान लीजिए आपकी ये आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये आपका न्यूक्लियस है और इसके आसपास आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये मिला आपके दूसरे न्यूक्लियस से, अब जब ये प्लस और प्लस ऐड होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जो आपका प्लस वाला। तो उसमें आपको ध्यान होगा कि इसकी जो शेप होगी कुछ आपकी इसकी जो शेप होगी कुछ इस तरीके से होगी। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि आपको जो बीच का रीजन है यहाँ पे ओवरलैप हुआ इन दोनों के एटम्स क्लाउड के बीच में, और ये आपके न्यूक्लियस है दोनों, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। आप देख रहे होंगे कि अगर सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, यानी कि अगर इस एक्सिस को पकड़ के रोटेट करेंगे तो आपकी सिमेट्री दिखाई देगी। तो ये आपका बेसिकली साई MO+ है। इसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग भी बोलते हैं, बॉन्डिंग और ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग क्यों? क्योंकि जैसे आपको पिछले एग्जांपल में याद होगा हमारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से यहाँ पे आए, इस वाले में आए थे। तो बेसिकली आपको जो ये है आपके बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और बीच में आप देख रहे होंगे कि इसके बीच में वो है इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। उसी सेम सेंस में अगर आप बात करते हैं, उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा सिमेट्री की। मान लीजिए अगर ये प्लस है और ये प्लस है तो ये पूरा का पूरा प्लस हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपका सेंटर है, अगर इसमें मैं एक एरो यहाँ पे करता हूँ और इसे एक रिवर्स में मैं एक एरो करता हूँ, तो यहाँ पे जो साई की वैल्यू होगी और जो यहाँ पे साई की टोटल वैल्यू होगी वो दोनों सेम होगी और सेम साइन की होगी, समझे। यहाँ पे सेंटर से मैं एक एरो यहाँ पे गया और एक यहाँ पे गया, तो उन दोनों की वैल्यू सेम थी और सेम साइन की थी। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन सिमेट्री। इन्वर्जन सिमेट्री क्या होती है अब उसको डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे MO- एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके बीच में यहाँ पे एक नोड होगी। एक प्लेनर नोड आप कह सकते हैं जहाँ पे 0 प्रोबेबिलिटी होगी मिलने की,
और आपके अगर ये प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, क्यों? क्योंकि बेसिकली जब आपके यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे माइनस साइन हो रहा है, यहाँ प्लस साइन है, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो आपको ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देके ऐसा केस बनाएंगे। तो इसमें ना बेसिकली आपकी इन्वर्जन सिमेट्री नहीं है। अगर आप ये सेंटर से एज्यूम करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे वेव फंक्शंस की वैल्यू सेम है पर उनका साइन डिफरेंट है, तो इसमें इन्वर्जन सिमेट्री नहीं है, तो नो इन्वर्जन सिमेट्री। बट स्टिल इसमें आपकी वो है, क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड है बट इसमें इन्वर्जन सिमेट्री नहीं है। तो इन दोनों बॉन्ड, और इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसके बीच में आप देख सकते हैं कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ, इसके बीच में कुछ भी बॉन्ड फॉर्म नहीं है। तो ये आपका से हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, क्योंकि ऑर्बिटल्स मिलके कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, तो बीच में नोड्स रहती हैं ऑब्वियसली। अब इसके बेसिस पे हम कुछ डिफाइन करते हैं जिरेड फंक्शंस को। जिरेड फंक्शंस, जिरेड एक वर्ड है जिसका मतलब है इवन फंक्शन। जिरेड फंक्शंस नहीं, एक हिसाब से आप कह सकते हैं जिरेड ऑर्बिटल्स कह सकते हैं। इन ऑर्बिटल्स के जो वेव फंक्शंस होंगे वो जिरेड फंक्शंस होंगे, इवन फंक्शंस बेसिकली। तो मॉलिक्यूल्स या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग इन्वर्जन सिमेट्री। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसका जो साई एमओ प्लस है, इसमें जो आर पे वैल्यू होगी, ये आर वेक्टर पे, वो माइनस आर वेक्टर पे जो वैल्यू होगी उसके सेम होगी। ये होते हैं जिरेड ऑर्बिटल्स आपके, जो जिनमें इन्वर्जन सिमेट्री नहीं होती, इनको हम बोलते हैं अनजिरेड ऑर्बिटल्स। और ये आपको जाते हैं जिरेड ऑर्बिटल्स। तो आपके अनजिरेड ऑर्बिटल्स में क्या होता है बेसिकली कि नो इन्वर्जन सिमेट्री, बेसिकली आपको जो साई एमओ प्लस है, इसको जो माइनस आर पे वैल्यू होगी, माइनस में हम माइनस कंसिडर कर रहे हैं, वो आर वाली वैल्यू की नेगेटिव हो जाएगी। ये आपको आर समझ आ रहा है क्या? ये जो सेंटर है, इससे अगर मैं एक आर वेक्टर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो जो माइनस आर वो यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका नेगेटिव, इसकी अपोजिट साइन की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो ऐसे हैं, तो ये आप ऐसे आप जिरेड और अनजिरेड ऑर्बिटल्स को डिफ़ाइन करते हैं। अब आपको एक चीज़ और भी दिमाग में रखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है वो जिरेड हो या एंटी बॉन्डिंग अनजिरेड हो। जब आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो आप उसमें आपका जो अनजिरेड है वो आपका बॉन्डिंग है, और जो आपके एंटी बॉन्डिंग्स है वो जिरेड है। तो यहाँ अभी तक हमने सिग्मा बॉन्ड्स की बात करी, ये कैसे आपके वनस मिलके ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। पर सवाल अब आता है कि आपके पी ऑर्बिटल से मिलके पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो आपके सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं उसमें आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। तो अगर आप हेड ऑन ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आपके पी जेड और जेड मिले। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपकी मान लीजिए कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट मानते हैं कि जो हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो जेड है। तो इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग के लिए जो आपके ऑर्बिटल्स है वो जेड के अलॉन्ग अलाइन होने चाहिए। तो उस केस में आपके सिर्फ पी जेड ऑर्बिटल्स ही आपके सिग्मा बॉन्ड बना पाते हैं। अब सवाल है कि इसमें दो केस आते हैं, यहाँ प्लस हो और यहाँ भी प्लस हो, यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे माइनस हो। अगर ये प्लस टू प्लस मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म करेंगे। दूसरा केस क्या, तो इस वाले केस में हमें क्या मिलेगा,
मान लीजिए आपका यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ भी आपका न्यूक्लियस है, तो इनके रिजल्ट से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अगर तो सही से ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। यहाँ के आपके अनअफेक्टेड रहेंगे, ऑर्बिटल ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे आपका ये एडअप हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आप अगर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे एक सिमेट्री है, यहाँ पे आपकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि जैसे आपके जो सिग्मा बॉन्ड्स है इसमें आपकी सिमेट्री होती है, इनको हम लिखते हैं सिग्मा, इसमें जेड सिमेट्री तो सिग्मा जी 1s, सिग्मा जी 1s लिख सकते हैं आप इसको। सिग्मा जी 1s करके इसको डिनोट कर सकते हैं। और ये जो आपका ऑर्बिटल इसको लिख सकते हैं सिग्मा यू मतलब अनजेडेड, सिग्मा यू 1s। सेम मैनर में आप मान लीजिए आपके 2p जेड है, या मान लीजिए अगर 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो ये आपका हो गया सिग्मा, क्योंकि ये जेरेड है, इसमें इन्वर्जन सिमेट्री है, तो आपका जेरेड हो गया, तो ये आपका हो गया सिग्मा जेरेड 2pz। वैसे ही अगर मैं कंसीडर करूँ केस, नेगेटिव इंटरफेरेंस यहाँ प्लस हो गया, माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, तो मुझे ये देंगे, ये आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ध्यान रखिएगा। तो इस केस में मुझे मिलेगा कुछ ऐसा, माइनस या प्लस या माइनस या प्लस, और इसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री अभी भी है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। ये आपका बेसिकली सिग्मा यू 2pz हो गया, अनजेड है क्योंकि ये, तो ये आपके यहाँ पे एक नोड होगी, प्लेनर नोड होगी। तो आपका सिग्मा यू 2pz हो गया। अब सिग्मा के अलावा बेसिकली आपके पाई बॉन्ड्स होते हैं, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पाई बॉन्ड इन नेक्स्ट लेक्चर।